नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम समीप आने वाला है, नज़दीक आने वाला है और उसकी तैयारी अब जोरों शोरों से आप लोग कर दिए होंगे, तो ऐसे में कुछ बूस्टर कोर्स लेकर के मैं आया हूं। जैसा कि आज मैं अपनी इस वीडियो में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में आपको बताऊँगा, जो कि सीटेट का एक पेपर है। अगर इस पेपर के नंबर की बात करें तो यह कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का। देखिए, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि सीटेट में पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए और 90 में से अगर हम इस 30 को घटा दें तो 60 नंबर के लिए आपको अतिरिक्त सब्जेक्ट पे मेहनत करने की जरूरत है। यानी मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि जो 30 नंबर इन्वायरमेंटल स्टडीज के हैं, ये मात्र कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की बुक के अंदर जो भी टॉपिक दिए गए हैं, जो भी चीजें दी गई हैं, उन्हीं से पूछा जाना है। यानी ये 30 नंबर अगर आप मेरी वीडियोस को देख लेते हैं तो 110% आप अच्छे से 30 नंबर को एग्जाम में समझ करके ला पाएंगे। यानी क्या ला पाएंगे? अपना नंबर ला पाएंगे। आज के अपने वीडियो में मैं इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो कि सीटेट का एक पेपर है, और सबसे अच्छी बात है कि इसे मैं हिंदी मीडियम में आपको समझाऊंगा, ताकि देखिए इंग्लिश हिंदी से कोई वो नहीं होता, क्योंकि सीटेट में दोनों लैंग्वेज में ही आते हैं पेपर। लेकिन एक बात का याद रखिएगा कि जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आप अपने सब्जेक्ट को और बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने समय को न बर्बाद करते हुए सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। तो आज की डेट में मैं आप सभी को सीटेट से जुड़े इन्वायरमेंटल स्टडीज के पार्ट में से 20 क्वेश्चन के सटीक आंसर बताऊंगा। ये 20 क्वेश्चन कह लीजिए, चाहे 20 टॉपिक कह लीजिए, एक एक टॉपिक के बारे में कम समय में बेहतर जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिंगहुफेन, तो लिंगहुफेन क्या है? तो हांगकांग का एक पकवान है लिंगहुफेन। सुनने से ही चाइनीज भाषा लग रही है, तो ये हांगकांग का एक पकवान है जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो टैपिकोआ है, और टैपिकोआ केरल में जमीन के नीचे उगाए जाने वाला फल या सब्जी होता है। टैपिकोआ क्या होता है? केरल में जमीन के नीचे उगाए जाने वाली फल सब्जी, जैसे हमारे यहाँ अदरक, आलू, गाजर, मूली इत्यादि जमीन के नीचे होती है, उसी तरह यहाँ पे केरल में टैपिकोआ होता है। तीसरे की बात करें लुई ब्रेल की, तो लुई ब्रेल एक्चुअल में क्या थे कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे। और ब्रेल लिपि, जो लोग अंधे होते हैं, जो लोग ब्लाइंडनेस से ग्रसित होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि कराई जाती है ताकि वो अक्षरों को समझ सकें। और ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन थे? लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। और ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है मुख्यतः। जैसे किसी भी शब्द को लिखने में हम लोग क से लेके ज्ञ तक, ए से लेके जेड तक इन अक्षरों का यूज करते हैं, अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। उसी तरह ब्रेल लिपि में भी 6 बिंदु होते हैं। इन 6 बिंदुओं को बना कर क्या कहता है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो उसको समझते हैं। ये बिंदु हल्का हल्का उभरे हुए भी रहते हैं, तो उसको छू के स्पर्श करते हैं। चौथा की बात करें घरों की संरचना, तो घरों की संरचना में भारत के विभिन्न जगहों पे कैसे घर बने हुए हैं। यहाँ पे 2 BHK 4 BHK की बात नहीं की जा रही है, न तो किसी पक्के मकान की बात की जा रही है। यहाँ बात की जा रही है कि इन्वायरमेंट के अंदर आप इन्वायरमेंट को अपने साथ जोड़ के कैसे अपना घर बना सकते हैं। तो घरों की संरचना किस प्रकार से है? तो अगर हम असम की बात करें तो असम में बांस के खंभों पे टिके हुए घर, आप इमेजिन कर सकते हैं कि बांस के 4 खंभे हैं, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बांस लगा करके अगर हम घर बनाते हैं तो किस प्रकार का होगा। एक यूट्यूब पे चैनल भी है प्रिमिटिव होम मेड टेक्नोलॉजी करके, वहां पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे लोग बांस से अपना घर बनाते हैं। ये बांस जो है 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। मनाली की बात करें जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो वहां पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। देखिए, जैसा जिनका परिवेश है वैसा ही वो घर बनाते हैं। राजस्थान की बात की जाए
तो यहाँ मोटी दीवारें मिट्टी व छत कटीली झाड़ियों से बने होते हैं। तो दीवारें मोटी होती हैं, इसलिए मोटी होती है ताकि आसानी से जल्दी से गर्म न हो जाए, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। और छत कटीली झाड़ियों से घिरी रहती है ताकि धूप की जो रोशनी है वो कम एब्जॉर्ब हो। इसके बाद जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं, जैसे हम चाय को चाय कहते हैं, तो जम्मू कश्मीर में कुछ उनका अलग लोकल लैंग्वेज है जिसमें चाय को कहवा कहते हैं। वल्लम की बात की जाए तो वल्लम एक प्रकार की छोटी नाव होती है जो कि लकड़ी की होती है। केरल में आप देखते होंगे कि केरल में कई लोग एक साथ बैठ करके स्विमिंग करते हैं, नाव को आगे पीछे चलाते हैं। तो वल्लम एक प्रकार की नाव होती है जो कि केरल में होती है और यह लकड़ी की बनी रहती है। हाथी की बात की जाए तो हाथी एक जबरदस्त फैमिली सिस्टम लेके चलते हैं। उनकी फैमिली के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया होती है। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया होती है। मोदी जी ने भी कहा कि भाई राशन कार्ड जो बन रहे हैं वहां पे भी फीमेल को ही घर की मुखिया बनाना है, तो हो सकता हो कुछ इससे भी वो सीख गए हैं। तो सबसे बड़ी मादा हाथी मुखिया होती है और 10 केजी पर डे के हिसाब से ये पत्ता या झाड़ी खाते हैं। मादा हाथी मुखिया की बात नहीं की जाए, सभी हाथी होगी 100 केजी पर डे के हिसाब से पत्ता या झाड़ी ये खाते हैं। एक दिन में 2 से 4 घंटे मात्र ये सोते हैं। एक दिन में 2 से 4 घंटे मात्र ये सोते हैं। अगर हम आगे बात करें तो झुंड में केवल हथनियां तथा उनके बच्चे होते हैं। अगर किसी हाथी का झुंड जा रहा है तो उसमें हथनियां होंगी और अगर उसमें कहीं गलती से कोई मेल भी है तो वो छोटा बच्चा होगा। 14 से 15 वर्ष होने के बाद जो मेल बच्चे होते हैं वो झुंड छोड़ के बाहर निकल जाते हैं अपना खाने पीने की तलाश में, प्रजनन के लिए इत्यादि के लिए। कीचड़ को अपने चारों तरफ लपेट के रखते हैं। आप सुअर को भी देखते होंगे तो देखते होंगे कि क्यों ये हमेशा अपने चारों तरफ मड लपेटे हुए हैं, कीचड़ लपेटे हुए हैं। क्यों बफेलो हमेशा अपने चारों तरफ मिट्टी या फिर गीली मिट्टी में बैठना ज्यादा पसंद करती है? तो उसका सीधा से सीधा कारण है कि फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे इवेपोरेशन। तो बॉडी की टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए उस पर ये लोग लेप लगाते हैं ताकि इनकी बॉडी की टेम्परेचर बाहरी इन्वायरमेंट से इफेक्ट न हो, यानी प्रभावित न हो। बड़े काम इनके पंखों का काम करते हैं जो इनको हवा भी देते हैं और इनके बॉडी को ठंडा भी रखते हैं। अगला हम बात करें 8वें नंबर का, तो खेजड़ी का पेड़। खेजड़ी का पेड़, खेजड़ी पर पहली बात की खेजड़ी क्या है? तो खेजड़ी एक प्रकार का गांव है। कहाँ का है? राजस्थान का है। यहाँ पर बिश्नोई लोग रहते हैं। यहाँ शिकार तथा पेड़ काटने को पूरी तरीके से प्रतिबंध है, यानी यहाँ पे आप प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। खेजड़ी का पेड़ कम पानी पर उग जाता है। भाई रेगिस्तान में जितने भी पौधे हैं वो मैक्सिमम एक एडाप्टेशन उनके अंदर आ चुका है कि वे कम पानी पे भी अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। इसके बाद इसकी छाल से दवा बनता है, तो मेडिसिनल यूज भी है इसका। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, इसका मतलब कि फर्नीचर में भी इसका यूज है, यानी ऑर्नामेंटल भी आप कर सकते हैं। इसकी फल सब्जी काम में आती है, तो इसकी फल सब्जी इत्यादि भोजन के काम में भी आ जाती है। तो कोई खेजड़ी से इतने प्रश्न आपके तैयार हो गए। क्या तैयार हो गए? तो यह एक गांव का नाम है। यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। यहाँ शिकार और पेड़ काटने में प्रतिबंध है। कम पानी पर उगता है, छाल दवा का काम करती है, लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं और इसकी फली सब्जी के काम आती है। चींटियों की बात करें, चींटियों की दुनिया की 9वां नंबर, तो चींटियों में भी एक जबरदस्त फैमिली सिस्टम पाया जाता है। देखिए चींटियां, मधुमक्खी और ये जितने भी लोग हैं सब आर्थ्रोपोडा के हैं, पर आर्थ्रोपोडा में गजब का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, इसको कहा जाता है फैमिली सिस्टम। तो फैमिली सिस्टम में का मतलब है कि भाई आप ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। कौन क्या काम करेगा उसी चीज को समझते हैं। रानी चींटी क्या है? अंडा देती है। सिपाही क्या है? बिल का ध्यान रखते हैं कि भाई कोई शत्रु तो नहीं आ जा रहा है। जो सिपाही हमारे यहाँ काम करते वही इनके यहाँ पे। मजदूर का क्या काम है? भोजन की व्यवस्था कराना। किसके लिए? फॉर हायर, यानी जो उनका बिल है, जो उनको जहां वो लोग रहते हैं, पूरी चींटियां और उनके बच्चे, उनके लिए भोजन। दीमक, मधुमक्खी, ततैया में भी ठीक इसी प्रकार का फैमिली सिस्टम पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हम मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी में रानी मधुमक्खी सिर्फ और सिर्फ अंडा देने का काम करती है। रानी मधुमक्खी सिर्फ और सिर्फ अंडा देने का काम करती है। जो मेल मधुमक्खी होगी वो सिर्फ रानी मधुमक्खी से प्रजनन करने का काम करती है। मजदूर का क्या काम है? छत्ते का रखरखाव, छत्ते को बनाना इत्यादि।
अंडा देने का समय मधुमक्खियों का जो होता है वो एक विशिष्ट समय होता है, जो कि अभी आने वाला है, यानी अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का समय। मधुमक्खी के पालन की बात किया जाए, कभी कदार ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, तो इसको एपी कल्चर कहा जाता है। गोवा टू केरल के अगर रेल मार्ग की बात करें तो क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलेंगी, तो गोवा से केरल के बीच में आपको 92 सुरंग और 2000 पुल मिलेंगे। गोवा से केरल रेल मार्ग यानी ट्रेन से जाने पे आपको 92 सुरंग और 2000 पुल मिलेंगे। मलयालम भाषा की बात किया जाए तो वह मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को, नानी को, चाचा को क्या कहा जाता है, इसी चीज के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। तो वलियम्मा मतलब माँ की बड़ी बहन, अम्मुमा यानी नानी, और चिटप्पन यानी चाचा, और कुजम्मा यानी चाची। वलियम्मा मतलब माँ की बड़ी बहन, अम्मुमा मतलब नानी, चिटप्पन मतलब चाचा, और कुजुम्मा मतलब चाची। गांधीधाम से अहमदाबाद की यात्रा की बात करें तो जो आपका गांधीधाम से अहमदाबाद यानी जो कच्छ का एरिया है, यहाँ पे अगर कुछ विशेष चीजें हैं, जैसे खाना इनका क्या है, ढोकला, चटनी, लेमन राइस और स्वीट्स है। साथ ही साथ कोझिकोड एक जगह है जो कि केरल की है, और वलासाड एक जगह है जो कि गुजरात का है। कर्णम मालेश्वरी के बारे में बात करें, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात करें तो ये क्या है, वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टिंग का काम करती है। कहाँ की रहने वाली थी, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना की रहने वाली थी। 12 वर्ष की आयु से ही जो ये वेट लिफ्टिंग का काम करना चाहती थी वो शुरू कर दी। एक बात याद रखिएगा, चाइना में गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में ज्यादा इसलिए निकलते हैं क्योंकि वहां के बच्चों को 4 से 5 साल में ही जो उनको भविष्य में करना है वो कराना चालू कर दिया जाता है। अब सपोज दैट कि अगर वो 20 साल की उम्र में तो जाएंगे, 5 साल से अभ्यास कर रहे हैं, 20 साल के वो हो गए, तो 15 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है। और अभी कोई बच्चा यहाँ का रहेगा तो वो 15-20 साल से उस काम को करना स्टार्ट करेगा। तो सोचिए कि उस बच्चे का जो अभ्यास लेवल है कितना ज्यादा होगा, और अन्य जगह के बच्चे का जो अभी चालू किया उसका अभ्यास लेवल कितना होगा। तो यही चीजें हैं। तो 12 साल की उम्र से इन्होंने चालू कर दिया। 130 केजी वेट लिफ्टिंग की, यानी 130 केजी तक का वजन उठाई है। 4 बहन इनकी, वो भी सेम काम करती हैं। एक बच्चा घर में सरकारी नौकरी पा गया, सब बच्चे उसी के बारे में सोचने लगेंगे और वो 100% सरकारी नौकरी को क्रैक कर लेंगे। यानी 4 बहन भी वेट लिफ्टिंग का काम करती हैं। भारत के बाहर इनको 29 मेडल जीत चुकी हैं। भारत के बाहर कितने मेडल जीत चुकी हैं, 29 मेडल जीत चुकी हैं। अगर हम फूल की बात करें तो फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। फूलों की घाटी किसको कहा जाता है, उत्तराखंड को कहा जाता है। कचनार के फूल यूपी में पाए जाते हैं, केले के फूल केरल में पाए जाते हैं, सहजन के फूल महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और इन तीनों की, कचनार, केले और सहजन की खासियत है कि ये तीनों क्या है, इनकी सब्जियां बनती हैं। गुलदावरी और जीनिया के फूल कपड़े रंगने में काम आते हैं। गुलदावरी को मारीगोल्ड कहते हैं, जैसा कि आप बिस्किट का नाम जानते होंगे। जीनिया को जीनिया ही कहते हैं। दोनों का काम क्या है, कपड़े को रंगने का। मधुबनी पेंटिंग की बात की जाती है। मधुबनी पेंटिंग देखिए, क्वेश्चन इससे कंफर्म रहता है। मधुबनी पेंटिंग का मतलब है कि पहली बात, मधुबनी क्या है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, बिहार का एक जिला। मधुबनी पेंटिंग में मानव, जानवर, पेड़, पक्षी, मछली आदि को दिखाया जाता है। मधुबनी बिहार का जिला, जैसा मैंने आपको बता दिया है। घर के दीवारों पर चित्रकारी होती है, हम लोग के गांव में भी चित्रकारी होती है, यहाँ कुछ विशेष लेवल पे होती होगी। चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है चित्रकारी करने के लिए। फूल व पत्ती का रंग यूज किया जाता है। सिंथेटिक कलर का यूज बिल्कुल नहीं, ओनली नेचुरल कलर आर यूज इन मधुबनी पेंटिंग। इसके बाद टर्मरिक का भी यूज यहाँ पे इन चित्रों को बनाने में किया जाता है। कौन से चित्रों को, जो मधुबनी चित्र होते हैं, जो मधुबनी पेंटिंग होती है, वहां पे इन चीजों का यूज किया जाता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि ये लोग पूरे के पूरी तरह नेचुरल है, नेचुरल चीजों को चित्र में दिखाते हैं, नेचुरल चीजों का यूज करते हैं। 17वें नंबर पे बात करें तो यूपी के कन्नौज इत्र के लिए मशहूर है। यूपी का जो कन्नौज जिला है वो किसके लिए मशहूर है, इत्र के लिए मशहूर है। और 18वें नंबर की बात करें तो मिट्टी में गोबर मिलाने से घर की दीवार पर कीड़े नहीं लगते। ठीक है, मिट्टी में गोबर मिलाकर घर की दीवार और जमीन पर लेप करने से क्या नहीं लगते, कीड़े। कीड़े का विशेष तौर से मतलब है
दीमक नहीं लगेंगे, चींटियां तो भाई आई जाती हैं, चाहे आप कितना भी पक्का कर लीजिए। नीम और कीकड़ की लकड़ी पे दीमक नहीं लगते, यानी जो दीमक होते हैं इसको व्हाइट आंट कहा जाता है, ये नीम और कीकड़ की लकड़ी पर नहीं लगते। तो इसका फर्नीचर में भी यूज हो सकता है, चौकियां भी आजकल बनती हैं, तखत जिसको कहा जाता है। गाजी खान कौन था? ये एक आदमी था, और गाजी खान जो है पाकिस्तान का था। सोहन गांव का है, तो सोहन गांव आपका हरियाणा में है। वेलवनिका गांव कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटका में है। और बच्चों की पंचायत माने छोटे बच्चों की पंचायत, कितनी अच्छी बात है कि बड़े लोग अपना फैसला सुनाते हैं, लेकिन एक ऐसा जगह है जहाँ पे छोटे बच्चों की पंचायत होती है। और छोटे बच्चों की पंचायत को कहा गया जाता है? तो भीमा सिंह। क्या कहा जाता है? भीमा सिंह। इसके बाद बाजार गांव की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। कफ परेड की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में है। मुक्तापुर की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। और नलमड़ा की बात करें तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये टोटल आपके 20 प्रश्न थे जो कि सीटेट इन्वायरमेंटल स्टडीज के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थे। ये वीडियोज आगे 2-3 पार्ट और इसके आएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगी। आपको एग्जाम जाने से पहले मात्र ये 2-3 वीडियोस जो मैं अभी आगे अपलोड करूंगा, ये आपका कौन सा था? ये आपका पार्ट फर्स्ट है। 30 नंबर का जो आपका ईवीएस पूछा जाएगा उसके लिए। और हिंदी में बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि आप दिमाग से शब्दों को अच्छे से अपने दिमाग के अंदर बैठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो सीटेट इन्वायरमेंटल स्टडीज में जिन बच्चों को दिक्कत है उनको ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपका मिनिमम 1% भी मदद करती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। आपके लाइक सब्सक्राइब शेयर से हमारा भी मनोबल थोड़ा बना रहता है कि जो चीजें हम बना रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रही है, तभी आप मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।